नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। देखिए, कल झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है। पूरे देश की नज़र लगी है कि इस दो राज्यों में किसकी सरकार बनती है, लेकिन बिहार भी इसमें शामिल है। खासतौर पर झारखंड में अभी हाल ही में बिहार में भी 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए। झारखंड में भी बिहार की जो पार्टियां हैं वो अपना हाथ आजमा रही हैं। हालांकि एक दौर में तो बिहार झारखंड एक ही हुआ करते थे। बाद में धीरे धीरे बिहार की जो पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टियां, उनका वर्चस्व झारखंड में घटने लगा। आज स्थिति ये है कि केवल 9 सीटों पर बिहार की पार्टियां वहां चुनाव लड़ रही हैं। मतलब एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन मिला के 9 सीटों पर, 6 सीटों पर आरजेडी है, 2 सीटों पर जेडीयू है और 1 सीट पे एलजेपी रामविलास पासवान की जो रामविलास जो एलजेपी है, चिराग पासवान की पार्टी, उनके उम्मीदवार हैं। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि 9 उम्मीदवार हैं जो बिहार की पार्टी से झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं। अब 4 विधानसभा के जो उपचुनाव बिहार में हुए उस पर तो नज़र है ही। झारखंड के इस 9 सीट पर भी बिहार की राजनीति की पैनी दृष्टि है। चूँकि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, तो ये सारे पैरामीटर्स उसी के लिए पैरामीटर्स के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि पार्टी का कितना आधार बचा हुआ है, जनाधार बचा हुआ है। चलिए, बिहार के जो 4 उपचुनाव हुए हैं उसमें तो खैर बिहार में ही चुनाव है, तो निश्चित तौर पर उसको सेमीफाइनल माना जा रहा है। लेकिन झारखंड भी बहुत ज़्यादा अलग नहीं है बिहार से, जिसकी वजह से बिहार की राजनीति भले ही झारखंड से उतनी प्रभावित नहीं होती होगी, लेकिन झारखंड की राजनीति जरूर कहीं ना कहीं बिहार से प्रभावित होती है। हालांकि हम बात करें 2019 में, जब बीजेपी झारखंड में हार गई थी और जेएमएम की सरकार बनी थी वहाँ कांग्रेस के साथ मिलकर, तो 2020 में बिहार में चुनाव हुए थे। तो उस दौर में आपने देखा होगा कि भले ही एनडीए जीत गई, लेकिन महागठबंधन भी जीतते जीतते रह गए। तो काफ़ी क्लोज फाइट था। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक मैं कह सकता हूं कि आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। अब जेडीयू के 2 सीट हैं, आरजेडी के 6 सीट हैं और बीजेपी और कांग्रेस तो खैर नेशनल पार्टियां हैं, तो हर जगह चुनाव लड़ती हैं। जेएमएम है वहाँ पे, आजसू है। तो निश्चित तौर पर जो कल 38 सीटों पर चुनाव होना है उसको लेकर सभी राजनीतिक दलों की नज़र है वहाँ पे। और हम ये कह सकते हैं कि बिहार के जो पार्टियां हैं, बिहार की जो पार्टियां हैं, उसके जो नेता हैं, उनकी भी नज़र झारखंड के इस चुनाव पे है। 23 तारीख को परिणाम आएंगे तो बहुत कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन अभी झारखंड के चुनाव के संदर्भ में हम देखें तो पार्टियों ने तो अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, लेकिन कितनी तत्परता के साथ प्रचार किया, मतलब बिहार की जो पार्टियां हैं। हालांकि हम किसी को बिहार के दायरे में बांधना नहीं चाहते, लेकिन बिहार की जो प्रमुख पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हम कह सकते हैं, उसमें आप देखेंगे तेजस्वी यादव ने वहाँ पर प्रचार किया धुआंधार, और सबके लिए प्रचार किया। मतलब इंडिया ब्लॉक के सभी पार्टियों के लिए उन्होंने प्रचार किया। मुकेश सहनी भी गए। लेकिन अगर देखा जाए तो जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार का झारखंड नहीं जाना एक आश्चर्य पैदा करता है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा उम्र या स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं गए होंगे, लेकिन वहाँ पर जेडीयू की तरफ से जो जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय झा, पंचायती मंत्री, केंद्रीय मंत्री
लल्लन सिंह और बिहार में जो बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, जो कि प्रभारी भी हैं, वो भी झारखंड का दौरा करते रहे। और जहाँ जहाँ, हालांकि 2 ही जगह पे उम्मीदवार हैं जेडीयू के, काफ़ी संख्या कम है, मांग तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन 2 ही सीट मिली उन्हें, तो बहुत ज़्यादा जेडीयू का वहाँ पर धमक दिखाई नहीं दिया पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। एलजेपी की तरफ से, रामविलास की तरफ से चिराग पासवान ने जमकर प्रचार किया और कई जगहों पर गए। वो अपने जो एक उम्मीदवार है उनके लिए तो किया ही किया। सबसे आश्चर्य की बात है कि लालू प्रसाद यादव, आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उम्र ज़्यादा है, स्वास्थ्य भी अब ठीक हो, मतलब ठीक ही लग रहे हैं, लेकिन उम्र तो ज़्यादा है ही, इसके बावजूद उन्होंने झारखंड में प्रचार किया, कोडरमा में सुभाष यादव के लिए, और बेलागंज में भी प्रचार किया सुरेंद्र यादव के बेटे के लिए, विश्वनाथ सिंह के लिए। तो लालू प्रसाद यादव ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और नीतीश कुमार ने उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। हालांकि बहुत लोग कह रहे हैं कि कम सीट होने की वजह से नहीं गए, लेकिन इस तरह की बात नहीं है, बल्कि ये बात ज़्यादा है कि वो हो सकता है कि अपने व्यस्तता या स्वास्थ्य कारणों से वो वहाँ पर नहीं जा पाए हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो झारखंड का चुनाव है काफ़ी मायने रखता है बिहार के लिए, और जिस प्रकार के मुद्दे उठाए गए इस पूरे चुनाव के दौरान, बीजेपी ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और ये कहा कि बांग्लादेशी आकर झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में वहाँ की डेमोग्राफी को उसको ये कर रहे हैं, डेमोग्राफी को मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नष्ट कर रहे हैं। ज़्यादा संख्या में आ गए हैं, आदिवासी जहाँ बहुल हुआ करते थे वहाँ घुसपैठिए ज़्यादा आ गए हैं। तो इन चीज़ों को मुद्दा बनाया ज़्यादातर बीजेपी ने, यानी कि हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, लेकिन उसका कितना प्रभाव पड़ा ये देखना होगा। दूसरी तरफ जो जेएमएम है, जो प्रमुख पार्टी है, हेमंत सोरेन ने एक तरह से अपने लिए उन्होंने कहा कि मुझे बेवजह फंसाया गया भ्रष्टाचार में और 8 महीने तक उनको जेल में रखा गया। तो सहानुभूति लेने की कोशिश जेएमएम की तरफ से की, और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने भी जमकर प्रचार किया। कांग्रेस और आरजेडी भी इसी तर्ज पर चलते रहे। आरजेडी के पास भी कहने के लिए ये बहुत कुछ है कि ईडी सीबीआई का कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है। जेडीयू ने विकास की बातें की। अब इन सभी बातों को झारखंड के मतदाताओं ने सुन लिया है। कल आखिरी चरण का मतदान होगा और 23 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा, 23 नवंबर को। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सबकी नज़र है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो इस बार जो 38 विधानसभा क्षेत्रों में जो चुनाव हो रहे हैं झारखंड के, उसमें ज़्यादातर वो कोल बेल्ट है या फिर माइंस, पत्थरों का जो है, तो माइंस का इलाका है। और माइंस के मामले में ही, खनन के मामले में ही हेमंत सोरेन पर आरोप लगा था। तो उसका कितना प्रभाव पड़ा है उनकी गिरफ्तारी या जेल जाने का, या फिर जनता क्या मानती है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया या नहीं किया, तो इसका भी आप आकलन इन क्षेत्रों से कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि ये जो चुनाव है वो झारखंड के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, बिहार के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि झारखंड में बीजेपी ने जिस प्रकार से चुनाव लड़ा है, इस पर उन्होंने कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। ये एक बड़ी, मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन में एक शंका होगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा अगर उनको बीजेपी को वोट देना चाहते हैं तो। और जेएमएम की दूसरा जो इंडिया ब्लॉक है उसके तो मुख्यमंत्री हैं ही हेमंत सोरेन, या फिर उनके परिवार के उनकी पत्नी हो सकती है। तो निश्चित तौर पर जेएमएम के लिए ये आसान है कि वो आदिवासी ही वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बीजेपी को भी
कोई आदिवासी नेता या बाबूलाल मरांडी हो या कोई और, इनको घोषित करना चाहिए था, इसका उनको अच्छा प्रभाव मिलता। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।